नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे होंडा पावर फिल्टर्स के बारे में। तो कंपनी के फाइनेंशियल और स्टॉक की टेक्निकल दोनों को समझेंगे। शुरुआत करते हैं चार्ट पैटर्न से। तो ये डेली चार्ट है और स्टॉक लगातार अच्छे इसने रिटर्न्स दिए। काफ़ी वॉलेटाइल स्टॉक है, हायर हाई लगाया है, बट स्टॉक में वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है। स्मॉल कैप स्टॉक है इसलिए यहाँ पे स्टॉक में काफ़ी बड़ा पंप आया है और यहाँ पे स्टॉक ने अपना लाइफ टाइम हाई लगाया यहाँ पे कंसिडर करके। और ये बहुत बड़ी गिरावट है स्टॉक में अब तक की, वन ऑफ द मोस्ट सबसे बड़ी इसकी गिरावट है ये। और यहाँ पे इस गिरावट में अभी 58% ये स्टॉक करेक्ट हो चुका है। यहाँ पे कंसिडरेशन था, उसके बाद यहाँ पे जो है करेक्शन हुआ है Q2 रिजल्ट के बाद में। तो Q2 रिजल्ट जो है काफ़ी ख़राब आई है। 37% की सेल्स कम हुई है, जो कि लास्ट ईयर का जो बेस ईयर था तब भी 27% की सेल्स थी। तो इतने छोटे बेस पे भी जो है वापस से सेल्स और ज़्यादा कम हुई है। और यहाँ पे जो उनका मार्जिन है वो 4% रह गया, जो कि उससे पहले 12% था। तो यहाँ पे मार्जिन भी जो है जो काफ़ी कम मार्जिन है, इतना कम जो है, इतना इनका मार्जिन 2022 में आया था 3% का। तो ये वन ऑफ द लो क्वार्टर मार्जिन है इनका। उसके बाद यहाँ पे गिरावट है, यहाँ पे थोड़ा सा पुल बैक लिया स्टॉक ने। तो यहाँ पे जो इसका रेजिस्टेंस था, तो यहाँ पे थोड़ा सपोर्ट लेके पुल बैक लिया, बट यहाँ पे इन्वेस्टर को उसने ट्रैप कर दिया और वापस से इसमें गिरावट जो है अभी, जैसा बाकी स्टॉक्स का रहता है कि जब गिरावट रहती है तो उसके बाद काफ़ी लंबे समय तक गिरावट रहती है। आपको लगता है कि अब पुल बैक लेगा, बट वो आगे और ज़्यादा स्टॉक गिर जाता है। अभी यहाँ पे ये स्टॉक थोड़ा कंसिडरेट कर रहा है, बट यहाँ पे मुझे लगता है अभी और गिरावट हो सकती है। और यहाँ पे जो इसका कंसिडरेशन है 1896 पे सपोर्ट ले रहा है। तो यहाँ पे इसका जो सपोर्ट लेवल है, सो इसको भी ये स्टॉक जो है अभी जल्दी ही ब्रेक कर सकता है। यहाँ पे इसने सपोर्ट किया था। तो मंथली चार्ट पे देखते हैं। सो मंथली चार्ट पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे स्टॉक छोटा सा सपोर्ट ले रहा है। इससे पहले यहाँ पे इसने पूरा राउंडी बॉटम बनाया है। तो यहाँ पे इसका जो है सपोर्ट बन सकता है 1729 का। तो ये जस्ट एक सपोर्ट हम मार्क कर रहे हैं टेक्निकल्स के हिसाब से, बट स्टॉक के कंपनी के जो फाइनेंशियल्स है वो भी काफ़ी ख़राब है। तो यहाँ पे स्टॉक में और भी ज़्यादा गिरावट हो सकती है, और जो गिरावट है वो काफ़ी लंबी इसमें रह सकती है। अब फाइनेंशियल्स की अगर बात करते हैं तो इस क्वार्टर के रिजल्ट भी काफ़ी बेकार आए हैं। 22% की सेल्स कम हुई है और मार्जिन जो है 13% से हट के 10% हुआ है। अब ईयरली बेसिस पे देखते हैं तो लगातार कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही थी। जो ये कंपनी पहले जो इनकी पेरेंट कंपनी है जापान की होंडा कंपनी, तो वहाँ से जो है ट्रेड, जो प्रोडक्ट्स रहते हैं उनको ट्रेड करती थी, उनको सेल करती थी आगे इंडिया में। बट उसके बाद 2000 के टाइम पे कंपनी ने खुद की मैन्युफैक्चरिंग भी स्टार्ट कर दी। और अब जो इनका मोस्टली जो रेवेन्यू है वो मैन्युफैक्चरिंग, खुद से मैन्युफैक्चरिंग करने से आना शुरू हुआ। और तब से कंपनी ने काफ़ी अच्छा ग्रो भी किया है। पर ये जो अ, 2 ईयर से, एक तो 2024 का और 2025 का भी जो फाइनेंशियल ईयर है वो काफ़ी ख़राब एंड होने वाला है। 2 सालों से लगातार कंपनी की सेल्स कम हो रही है, जो कि आज तक कभी भी कंपनी की सेल्स नेगेटिव नहीं गई थी। और मार्जिन भी जो है टीटीएम में अभी 7% पे आ चुका है। लास्ट ईयर 92 करोड़ का इनका नेट प्रॉफिट था। तो नेट प्रॉफिट भले 85 से 92 बढ़ गया था। इतनी खराब सेल्स ग्रोथ और मार्जिन कम होने के बाद भी, क्योंकि कंपनी की अदर इनकम ज़्यादा हुई थी 45 करोड़ की। तो वो इसलिए हुई थी कि कंपनी के पास जो कैश डिपॉजिट्स है बैंक में, तो वहाँ से कुछ ज़्यादा इनको इस साल इंटरेस्ट इनकम मिली थी और इस साल भी मिली है। 2025 में भी 47 करोड़ की अभी तक है। बट इसके बाद भी अभी 60 करोड़ का इनका नेट प्रॉफिट है, जो कि काफ़ी ज़्यादा कम है। और एक क्वार्टर और आएगा तो अभी और ज़्यादा जो है कम रह सकता है इनका नेट प्रॉफिट। तो लास्ट ईयर खराब रिजल्ट्स के बाद भी इनका ईपीएस थोड़ा ग्रो हो गया था 83 से 90 पे, बट वो ऑपरेशनल फैक्टर्स की वजह से नहीं था। कंपनी के जो ऑपरेशन थे वो काफ़ी ख़राब चल रहे हैं अभी। और अभी इस साल जो है फाइनेंशियल ईयर 2025 भी का जो ईपीएस भी है, बॉटम लाइन पे भी बहुत इफेक्ट पड़ने वाला है। टॉप लाइन और मार्जिन पे तो इफेक्ट पड़ ही रहा है। अब रेवेन्यू डिक्लाइन होने का क्या रीज़न है, तो इसके लिए कंपनी की वेबसाइट पर जाकर मैंने ट्रांसक्रिप्ट रीड करने की कोशिश की, बट वहाँ पे भी कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स अवेलेबल नहीं थे। वो इन्वेस्टर्स को इन्होंने ईमेल किए हुए। तो ईमेल का भी मैंने कोशिश करी इनको रिप्लाई ईमेल करने की, बट कोई रिप्लाई अभी तक नहीं आया है। अगर कुछ रिप्लाई आएगा तो मैं कमेंट में वो रिप्लाई डाल दूँगी। और अभी हम रेवेन्यू की बात करें तो बस यही आंसर दिया है कंपनी ने कि इनका जो तो एक्सपोर्ट से काफ़ी ज़्यादा इनका सेल्स रहता है। देखिए, एक्सपोर्ट से 57% की सेल्स थी 2023 में, और इंडिया डोमेस्टिकली 43% थी। तो जो एक्सपोर्ट में है वहाँ पे यूएस और यूरोप में इनका काफ़ी एक्सपोर्ट जो ड्रॉप हुआ था। और कह रही है कि जो डोमेस्टिकली इनकी सेल्स है वो काफ़ी बेटर थी, बट जो इनका एक्सपोर्ट से जो इनकी जो सेल्स कम हुई है वो इतनी ज़्यादा कम हुई है कि डोमेस्टिक बिजनेस थोड़ा ग्रो करने के बाद भी उसे ऑफसेट नहीं कर पाया। अगर इस बार को कंपनी के जो फाइनेंशियल है वो न्यूट्रल रहते तो हम इस स्टॉक को देख सकते थे वॉच लिस्ट में। बट यहाँ पे इनकी जो 2 साल से सेल्स है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो चुकी है। और मार्जिन ड्रॉप होने का रीज़न क्या है कि मार्जिन ड्रॉप होने का रीज़न है कि इनका थोड़ा बिजनेस में जो प्रोडक्ट्स है वो चेंज हो रहे हैं। यहाँ पे आप देखते हैं तो जो फिनिश्ड गुड्स है, यानी कि जो कंपनी खुद मैन्युफैक्चर करती है, वो 2023 में 1083 करोड़ का रेवेन्यू था उससे, और 2024 में 840 करोड़ का रेवेन्यू। और जो स्टॉक इन ट्रेड है, यानी कि जो कंपनी अपनी पेरेंट कंपनी से लेके आगे ट्रेड करती है, तो ये लो मार्जिन बिजनेस रहता है, और फिनिश गुड्स वाला हाई मार्जिन बिजनेस रहता है। तो ये भी कम हुआ है, दोनों ही
साइड से जो इनका रेवेन्यू कम हुआ है 105 से घट के 95 करोड़ हुआ है। तो यानी कि जो फिनिश गुड्स है वहाँ पे 22.5% की गिरावट है और स्टॉक इन ट्रेड में 9.5% की। और भी कुछ फैक्टर्स हो सकते हैं मार्जिन कम होने की, जो कि अभी कॉन कॉल में कुछ भी कहा नहीं है इस बारे में। बट अगर सेल्स कम होने के साथ में इस तरह से अगर सेल्स कम होगी कि फिनिश गुड्स इनका जो मार्जिन है, जो रेवेन्यू है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा और स्टॉक इन ट्रेड के मुकाबले में, तो इनका जो प्रोडक्ट मिक्स है, जो इनका बिजनेस है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज होगा, जिससे इनका जो लो मार्जिन बिजनेस है वो आगे जाएगा और हाई मार्जिन बिजनेस कम होगा। और साथ में रेवेन्यू भी काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन करा है, तो यहाँ पे काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स है कंपनी को जो भी फेस करनी पड़ रही है। और एक्सपोर्ट से जो इनका बिजनेस ड्रॉप हुआ है, तो यूएस और यूरोप ये दो जगह से सबसे ज़्यादा ड्रॉप हुआ है। तो यूएस से जो है ट्रेड वॉर की भी सिचुएशन अभी रहेगी, तो वो भी ट्रेड्स का जो टैरिफ कंसर्न है वो भी रहेगा कंपनी के लिए। डोमेस्टिक बिजनेस में एक्सपेंड करने के लिए कंपनी ने एक अपना नया प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया था HA+, जो कि कंस्ट्रक्शन और एग्रीकल्चर सेक्टर को फोकस करेगा, जिसमें इन दोनों में काफ़ी ज़्यादा अच्छी ग्रोथ है। बट ये ग्रोथ जो है अभी तक इनकी पूरी डिपेंडेंसी 57% की हमने देखा है कि एक्सपोर्ट पे थी, तो डोमेस्टिकली नए प्रोजेक्ट लाने के बाद भी ये उसको ऑफसेट कर नहीं पा रहा है। तो यानी कि अगर एक्सपोर्ट से इनका इतना ज़्यादा बिजनेस कम होता रहेगा, तो डोमेस्टिक बिजनेस जो है वो भी इनको संभाल नहीं पाएगा और आगे और भी ज़्यादा इनके फाइनेंशियल ख़राब हो सकते हैं। वही अगर हम EPS की बात करते हैं, तो 36 का EPS है, इंडस्ट्री PE 36 का है, इंडस्ट्री PE 47 का है। पीएस को अगर हम देखते हैं, तो ये जो बाकी कंपनीज है ये बड़े स्केल पे वर्क करती है, और जो होंडा इंडिया पावर है वो छोटे स्केल पे जो है अपने प्रोडक्ट्स बनाती है। जैसे बाकी कंपनी जैसे इलेक्ट्रिसिटी में वर्क करती है, तो वो बड़ी इंडस्ट्रीज़ के लिए जो है इंडस्ट्री इलेक्ट्रिसिटी बैकअप बनाती है, तो ये जो है पोर्टेबल जनरेटर्स बनाते हैं और वाटर पम्प्स और इंजन्स और गार्डनिंग इक्विपमेंट्स, तो ये छोटे स्केल पे काफ़ी वर्क करते हैं। और इनका जो बाकी पीएस के साथ में जो बिजनेस है वो भी मैच नहीं करता है। किसी पीएस के एक आध प्रोडक्ट्स मैच करते हैं, पर पूरी तरह से मैच नहीं करता है, तो पीएस के साथ कंपेरिजन नहीं कर सकते। बट स्टिल इसका पी जो है काफ़ी ज़्यादा है अभी 36 का, और पी का चार्ट देखते हैं तो देखिए अभी इसका जो है EPS भी काफ़ी ज़्यादा कम हो चुका है, तो स्टॉक का गिरना लाजमी है। और आगे भी जो है, अब अगर आगे फाइनेंशियल और ख़राब होंगे तो जो है इनके नेट प्रॉफिट्स और ज़्यादा घटेंगे और जो पी है वो और भी ज़्यादा ऊपर चला जाएगा, तो जो है स्टॉक का प्राइस भी और ज़्यादा नीचे जा सकता है। बाकी अगर मैं कंपनी के प्रोस की बात करूँ, तो एक तो इनकी जो पेरेंट कंपनी है वो काफ़ी बड़ी कंपनी है, तो इनकी जो बाकी पेरेंट कंपनी की जो बाकी दो सब्सिडरीज इंडिया में, जो एक होंडा कार्स और होंडा मोटर्स है, तो इन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है, मल्टीपल कंपनी सी बनी है। बट तो यानी कि जो एडवांस टेक्नोलॉजी का एक्सेस है इनके पास पेरेंट कंपनी से, इसलिए यहाँ पे अपने खुद के प्लांट्स बना पाए। इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी काफ़ी प्रीमियम कैटेगरी के अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। बट जो बाकी कंपनी से लाइक किर्लोस्कर है, तो इनके पास वॉल्यूम ज़्यादा है, और इन कंपनी के और होंडा के पास प्रीमियम प्रोडक्ट्स ज़्यादा है, तो यहाँ पे वॉल्यूम इनका इंक्रीज़ नहीं हो पा रहा है। किर्लोस्कर जो कंपनी है और इनकी जैसे बाकी कंपनी से, वो एक मिड सेगमेंट में भी जो है, मिड बजट सेगमेंट में भी जो अपनी वॉल्यूम है उसको काफ़ी इंक्रीज़ कर पा रही है। बट होंडा पावर इंडिया नहीं कर पा रहा है, 2 साल से जो है नहीं इंक्रीज़ कर पा रहा है। उससे पहले जो है इनकी ग्रोथ अच्छी थी। और दूसरा प्रो जो मुझे ऐसा लगता है कि कंपनी डेट फ्री कंपनी है, सो अभी के लिए आपको इस स्टॉक को अवॉइड करना चाहिए जब तक इनके बिजनेस पे कुछ क्लैरिटी आपको नहीं मिलती है तब तक। सो इस वीडियो में बस इतना ही। आपकी वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। किसी और स्टॉक का एनालिसिस चाहिए तो कमेंट कर दीजिए, स्टॉक का नाम आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।